सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो 11 मार्च को होने वाले सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो में अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और न सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा बल्कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं अभी आप लोगों को बताते जा रहा हूं। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते जाना एंड किताब से टिक भी करते जाना। तो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, जिसमें से पहला ये जो टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 से 2 नंबर का आता है एंड ये जो क्वेश्चन रहता है ये आपका मल्टीपल चॉइस में ही रहेगा। एंड इसकी वीडियो हमने बना दी है, देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। रियल नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है हमने। तो एचसीएफ और एलसीएम की जो रिलेशन है वो क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। अगला यहाँ पे टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, जिसमें से प्रूफ करने के लिए रहता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करके दिखाओ, या फिर 2 - √3 ये एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। एंड इन क्वेश्चंस को भी हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी समझा रखा है। अगर आपको सॉल्यूशन देखना होगा, अगर आपको समझना होगा, कमेंट करना, मैं इन क्वेश्चंस का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। अगला इसका टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसके बारे में हमने लिख दिया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनको हम प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, और वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो एक यूनिक होता है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, बट पोर्शन में है तो हमने यहाँ पे दे दिया है आपको। एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये, जो कि आपके एनसीईआरटी किताब का है, इस क्वेश्चन को बना लेना, ओके। नहीं बना पाओगे कमेंट करना, मैंने इस सब का सॉल्यूशन करवाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिस भी क्वेश्चन का मुझे कमेंट आते रहेगा। अब अगला चैप्टर है पोलिनोमियल्स, जिसमें से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स, ये एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान के चलो कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरह से दिया हुआ हो, तो इसका सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। एंड इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। अब जैसे आपका देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया गया और बोला गया कि इसका जीरोज फाइंड करो। अब जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, नहीं आता होगा तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है, कल ही हमने बनाई थी, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक का जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाया हुआ है, उसको देख लेना, जिसमें जीरोज निकालने के लिए भी हमने सिखाया हुआ है, ठीक है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दे रहा हूँ। देन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, इसमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए रहता है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, ax² - अल्फा + βx + अल्फा बीटा। इससे आप कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन रहनी चाहिए। अब देखो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से रिलेटेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका ये 3 मार्क्स में गारंटी जो है वो पूछा जाएगा। इस तरह से एक पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ पे अल्फा बीटा इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर यहाँ पे बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो सम ऑफ जीरोज का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू को पुट करते जाना है, जो आपका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा कमेंट करना भाई, मैं आपको इन सब का सॉल्यूशन अच्छे से समझा दूंगा दूसरे वीडियो में। अगला चैप्टर आप में आते हैं, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें ये जो आपका टेबल दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, एंड यहाँ से भी आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन गारंटी जो है वो आने वाला है। अब यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो जो इसकी ग्राफ बनती है वो इंटरसेक्ट हो जाती है, यानी कि ग्राफ जो बनेगा ना तो इस तरह से वो इंटरसेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो होती है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, वो एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होती है, यानी कि इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। वहीं अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 रहे, मतलब तीनों इक्वल रहे, तो जब ग्राफ बनेगी ना तो एक लाइन के ऊपर में ही दूसरा वाला लाइन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ में एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बनता है, उसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। एंड ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, मतलब इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। एंड अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहे, तो जो ग्राफ होती है ना वो इस तरह से पैरेलल हो जाती है, एंड ये नो सॉल्यूशन होता है। एंड आपको यहाँ पे याद रखना है
कि अगर एक भी सॉल्यूशन निकलता है तो ये कंसिस्टेंट होता है, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लो कुछ इस टाइप में पूछा जाएगा। एंड इन क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे बनता है, नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो इसकी वीडियो कल ही जैसे हमने कहा बनाई हुई है, हमने समझाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जाके देख लेना। एंड एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका एक क्वेश्चन बनाने के लिए रहता है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए रहती है, तो इसका भी कल हमने सॉल्यूशन समझाया हुआ है। अगर नहीं आएगा तो देख लेना कैसे हम एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। और एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से एक जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमने डाल दिया है वो एनसीईआरटी किताब का, एनसीईआरटी किताब निकालो, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये 3 क्वेश्चन कर लेना, एंड एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये 2 क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ये गारंटी है। अगला चैप्टर नंबर 4 है, और एक्चुअली यहाँ नेचर ऑफ द रूट्स लिखा गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए ना। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए क्या याद रखना है कि अगर डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा आए तो जो रूट्स होता है रियल और अनइक्वल होता है, अनइक्वल को ही हम डिस्टिंक्ट कहते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो जो रूट्स होता है वो रियल और इक्वल होता है। एंड अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं दिया हुआ हो कि जो रूट्स है ये इक्वल या अनइक्वल है, सिर्फ लिख दिया कि रूट जो है वो रियल होगा, तो डी की जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह का चीज़ को याद रखते जाना। एंड अगर डी की वैल्यू निगेटिव में आ जाए, मतलब 0 से छोटा आ जाए, तो जो रूट्स होगा वो रियल नहीं होगा। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, इसको याद रख लेना, रूट्स निकालने के लिए आपका ये काम देता है। और डिस्क्रिमिनांट का ये फॉर्मूला होता है, पता होगा ना, डी बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे दिया, इस क्वेश्चन को बना लेना। नहीं आएगा तो वो वाली वीडियो देख लेना जो कल हमने बनाई हुई है, हमने समझाया हुआ है। एंड एक न्यूमरिकल्स दिया हुआ है, इस न्यूमरिकल्स को भी बना लेना। वही चीज़ है, नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा मैं बताऊँगा, ठीक है। बट आप ये मत बोलना सर आंसर बता दीजिए, किस क्वेश्चन का आंसर बताना है ये बताते जाना, मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। अब अगला है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो भाई देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या है, इसमें nth टर्म निकालने के लिए रहता है या फिर सम ऑफ nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, दो चीज़ है, यही दो टॉपिक है। अब nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको बोल दे कि 7th टर्म AP का कितना होगा तो a प्लस 6d होगा। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 8th टर्म क्या होगा तो a प्लस 7d होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। जितना टर्म बोलेगा उतना कम कर देंगे। तो nth टर्म बोला है तो हम क्या करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे, यही ना होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। वहीं अगर nth टर्म बोलेगा एंड से nth टर्म निकालो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि हमें सिर्फ nth टर्म निकालने बोला है कि एंड से nth टर्म निकालने बोला है। अगर एंड से बोला है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है l माइनस n-1 इंटू डी। एल क्या होता है, ये होता है लास्ट टर्म, ठीक है, एल क्या है, लास्ट टर्म है। वहीं अगर सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए दे दे तो इसका दो फॉर्मूला होता है, एक तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला का हम इस्तेमाल दूसरा वाला का कब यूज़ करते हैं, जब लास्ट टर्म गिवन दिया हुआ हो। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ हो कॉमन अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो और लास्ट टर्म दिया हुआ हो, तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। ये जो क्वेश्चन है आपका इस फॉर्मूला से बनेगा, इसमें हमें nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म का एक और फॉर्मूला होता है Sn-1। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से बना लेना, नहीं बनेगा तो इसका भी सॉल्यूशन जो है कल हमने समझाया हुआ है, उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, कल की वीडियो देखना, ठीक है, जिसमें हमने बताया है कि मैथ्स में अगर डर लगता हो तो इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये वाली वीडियो आपको मैं हमारे वीडियो पे जाके देख लेना, सर्च करके, मतलब मेरे चैनल पे जाना, वीडियोस पे जाना, देखो ये वाला देखो थंबनेल दिखेगा तो उस पर क्लिक कर लेना, आपको सारा का आंसर मिलते जाएगा। एंड NCERT टेक्स्ट बुक से आपको एक्सरसाइज 5.2 के ये सब सारे क्वेश्चंस को करना है।
एंड एक्सरसाइज 5.3 का ये सब सारा क्वेश्चंस करना है। इन सभी क्वेश्चंस को बनाओ। अब अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा एनसीईआरटी किताब का, तो एनसीईआरटी किताब के सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन समझाया हुआ है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे देते जाऊंगा। ठीक है, चलो अगला जो चैप्टर नंबर 6 है वो है ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है कि थेल्स थ्योरम का प्रूफ करके दिखाओ या फिर बीपीटी थ्योरम को प्रूफ करो। इसकी स्टेटमेंट भी कभी कभी लिखने देती है, तो ये वाला स्टेटमेंट है, या क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही दिया हुआ रहेगा, इसको प्रूफ करके दिखाने के लिए बोलेगा, तो इसको जरूर प्रूफ करने के लिए सीख लेना। ये भी हमने बहुत ही अच्छे सिखाया हुआ है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। मैं सारे क्वेश्चन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे देता जाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर कहीं कुछ खोजना ना पड़े। मेरा इस वीडियो में बस आपको बताने का मकसद ये है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देते जाऊं और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपका मैं क्लियर करवाते चलूँ। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है ट्रायंगल का सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब आपको 4 प्रकार के सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। एक है एस, दूसरा है साइड एंगल साइड यानी SAS, दूसरा है तीसरा है एंगल एंगल, और तीसरा है एंगल एंगल एंगल। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी किताब से मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 6.2 का ये सब सारा क्वेश्चन करना है एंड एक्सरसाइज 6.3 के ये क्वेश्चंस करने हैं, एंड ये सब का भी सॉल्यूशन हमने करवाया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी किताब का, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दे रहा हूँ। एंड एग्जाम्पल नंबर किताब खोल के 238 का कर लेना। ओके, नेक्स्ट अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो इसमें से कुछ फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है सर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस होता है, ठीक है, यहाँ प्लस कर देना, माइनस हो गया है, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला आपको ये वाला याद रख लेना है, mx2 प्लस nx1 बाई एम प्लस एन, nmy2 प्लस ny1 बाई एम प्लस एन। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा आएगा। आपको ये भी याद रखना है कि x एक्सिस पे y की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, एंड इसका कोऑर्डिनेट बनता है x0। अगर y एक्सिस पे क्वेश्चन दे दे तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाती है एंड कोऑर्डिनेट 0 y होता है। क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी क्वेश्चन रह सकता है, जो कि है x2 प्लस x1 बाई 2 और y2 प्लस y1 बाई 2। अब क्वेश्चन कौन कौन सा रहेगा तो यहाँ पे देख लो, ये सब सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सब सभी क्वेश्चंस को बना लेना। कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगा कमेंट करना, मैं आपको दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। अगला चैप्टर नंबर हम 8 में आते हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको एक चीज़ बता दो कि ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला आपके सिलेबस में नहीं है। कुछ लोगों के तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन बताए गए हैं, मैंने देखा हुआ है कि उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन बच्चों को दिए हैं और कहा है ये इंपॉर्टेंट है, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो क्वेश्चन है वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम से पहले क्वेश्चन आता है, इसमें आपको पता होगा अगर ये 90 डिग्री हो तो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, एंड इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, इसको कर लेना। नहीं होगा कमेंट करना, मैं समझा दूंगा तो किसी दूसरे वीडियो में। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से क्वेश्चन आपका बनता है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद रख लेना है। इससे क्वेश्चन गारंटी है कि आपका आने वाला है कि साइन 0 डिग्री के बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, साइन 45 का बराबर होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। आपको ना बस एक ही याद करना है। अगर आप साइन का याद कर लेते हो ना तो ये सब आपका याद हो जाएगा। अब कैसे, देखो मैं समझा रहा हूँ। अब एक बार आपने साइन का सारा लिख दिया, अब इसी को ना उल्टा कर दो, 1 को यहाँ कर दिए, √3/2 को यहाँ कर दिए, 1/2 को यहाँ किए, फिर इसको यहाँ किए एंड लास्ट 0 को यहाँ किए। देखो एक याद किए तो हमको कॉस का भी याद हो जाएगा। अब जब tan का फॉर्मूला बनाओगे तो 0/1 करोगे कितना होगा 0, 1/2 बाई √3/2 करोगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3 होगा। तो सबको अगर बाई करते जाओगे ना तो देखो इसका भी जो आंसर है वो इजीली आपको मिलता जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कॉसेक ए का जब फाइंड करोगे तो 0 के नीचे 1 होता है, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दो कितना होगा 1/0, तो 1/0 की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, नीचे 0 रहता है तो वो नेगेटिव होती है, तो ये होता है नॉट डिफाइंड। इसी प्रकार से जब हम कॉसेक 30 डिग्री का निकालेंगे तो साइन को अप उल्टा कर दो यानी 2/1 कर दो, ठीक है। तो सबका रेसिप्रोकल करते जाएंगे साइन का तो कॉसेक का वैल्यू निकल जाएगा। सेक के लिए हम कॉस को उसका कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे और कॉट के लिए टैन का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इस तरह से सबका जो फॉर्मूला है आप लोग को पहले याद कर लेना है।
देन इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहेंगे, इन क्वेश्चंस को जरूर बना लेना। यहाँ पे देख लो, इस टेबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी क्वेश्चन को कर लोगे। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से क्वेश्चन आएगा, जो कि 5 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से 10 नंबर तक कर लेना। ये सब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस है, ये भी हमने करवाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके जरूर देख लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे इन 3 फार्मूला से बनता है, पता होगा। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। हालांकि हम इसमें कॉसेक, सेक और कॉट का भी फॉर्मूला यूज़ करके बना सकते हैं, बट मैं हमेशा से आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको इसी 3 फार्मूला का यूज़ करना है, कॉसेक, सेक या कॉट का यूज़ मत करना, इससे आपका ईजिली बनेगा। ठीक है, एंड आपको ये पता ही है परपेंडिकुलर बेस हाइट कौन कौन सा होता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन से ही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा, और ये दोनों क्या होता है, इक्वल ही होता है। इसके बाद किसी किसी क्वेश्चन में स्पीड निकालने के लिए बोल दे, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। कहीं कहीं आपको √2 का वैल्यू भी पुट करने के लिए आएगा, तो √2 की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, जो कि होता है 1.141 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इससे रिलेटेड देख लो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको करना। एंड एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस है, इसको कर लेना। नेक्स्ट अगला जो चैप्टर 10 है वो है सर्किल्स। अब सर्किल्स में भाई 2 थ्योरम है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आपका ये है कि प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अब कहने का मतलब है कि एक सर्किल अगर इस तरह से दिया हुआ हो, एक एक्सटर्नल पॉइंट लिए, यहाँ से अगर हम 2 टेंजेंट खींचे, तो ये जो दोनों टेंजेंट होगा ना, ये इक्वल होगा। ठीक है, यानी PT और PQ ये इक्वल होगा, यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देख लो कैसे हमने प्रूफ किया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। बस हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखा देना है, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके दिखा दो, बस आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा थ्योरम है कि प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करके दिखाना रहता है कि OP जो है वो इस XY का परपेंडिकुलर है। एंड ये भी काफ़ी आसान है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी करना है। इसका भी सॉल्यूशन आप देख लो, इसका भी बहुत ही ईजी है, आप यहाँ से कर सकते हो। एंड सर्किल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो 2 न्यूमेरिकल्स कर लेना ये। एंड कुछ क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए भी रहता है, तो प्रूफ वाले भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने आप लोग को दे दिया है, इसको कर लेना। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी सर्किल से मिल जाएगा। देन अब नेक्स्ट चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। अब देखो, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से आपको कुछ फॉर्मूला सबसे पहले तो याद रखना है, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये यूज होगा इसके क्वेश्चंस को बनाने में, तो इसको एनी हाउ याद करके जाना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2πr। एरिया ऑफ सर्किल का होता है πr स्क्वायर। ठीक है, ये सब तो पता ही होगा। अब इन सब के अलावे आपको एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला याद करनी है, जो कि है θ/360 × πr स्क्वायर। ये वाला देखो सेक्टर है। ठीक है, अब माइनर और मेजर सेक्टर भी होता है, तो इधर वाला हो गया ये माइनर सेक्टर, तो ये जो फॉर्मूला है ये माइनर सेक्टर का है। अगर मेजर सेक्टर का निकालने के लिए बोलेगा तो हम इधर वाला निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसका फॉर्मूला ये है θ/360 × πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो, ये वाला सेगमेंट है, इसमें भी मेजर माइनर होता है, छोटा वाला माइनर होता है, बड़ा वाला मेजर होता है। एंड लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr, एंड ये वाला आर्क है। एरियाज रिलेटेड सर्किल के लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, ये सब सारा क्वेश्चन बना लेना। अगर नहीं बनेगा ना तो उस वीडियो को देख लेना, जिसमें एरियाज रिलेटेड ऑफ सर्किल से स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालने के लिए आ जाए तो ये वाला आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन भी कर लेना आप लोग। अब आ जाते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया में सबसे पहले क्यूबाइड को लेके इसका लेटरल सरफेस क्या होता है आपको याद रखना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जिसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H भी होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB + BH × HL। इसके बाद वॉल्यूम होता है LBH, और डायगोनल होता है L² + B² + H²। फॉर्मूला याद करते जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसी प्रकार से लेटरल सरफेस एरिया
ऑफ क्यूब या फिर एरिया 4 वॉल्स, इसका फॉर्मूला होता है 4a²। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। वॉल्यूम होता है a⁻³ होगा, स्क्वायर लिखा गया, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हैं, a⁻³ और डायगोनल बराबर होता है √3a। इसी प्रकार से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h। वॉल्यूम इसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी πr²h। एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr × r+h। सरफेस एरिया बराबर सरफेस एरिया किसका, स्फेयर का, 4πr² होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का होता है 4/3πr²। एंड हेमीस्फेयर का होता है सरफेस एरिया 3πr² और वॉल्यूम होता है 2/3πr³। तो ये सब सारा अच्छे से याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। एंड कोन का इंपॉर्टेंट है, कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, ये होता है सलेंट हाइट, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है यानी कि हाइपोटेनियस ही हो जाता है, इस वजह से इसका सलेंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² + r²। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है πr × r+l एंड वॉल्यूम होता है 1/3πr²। अब वॉल्यूम के लिए क्या करना है, एनसीईआरटी का किताब निकालना है, ये एग्जाम्पल 247 करना है और एक्सरसाइज 12.1 के ये क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 12.2 के ये सब क्वेश्चंस कर लेने हैं। अगला चैप्टर में आ जाते हैं जो कि है स्टैटिस्टिक्स। अब भाई इसमें आता है मीन, मोड या मीडियन फाइंड करने के लिए, या तो इसका रिलेशन पूछा जाता है मीन, मोड और मीडियन में क्या रिलेशन है, तो ये वाला रिलेशन आपको लिख देना है, ठीक है। फिर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ये गारंटी आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, जिसमें ए बी एक्स वाई पी क्यू कुछ भी मिसिंग रह सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा, कैसे तैयारी करनी है। फिर आपका मॉडल क्लास भी क्वेश्चन दे देता है कि मॉडल क्लास फाइंड करो, तो जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है मॉडल क्लास। फिर मीडियन क्लास निकालने के लिए बोलता है, तो मीडियन क्लास के लिए हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो नियरेस्ट ग्रेटर उसके बाद आती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के, वही होता है मीडियन क्लास। देन अपर क्लास लिमिट या फिर लोअर क्लास लिमिट भी बोला जाता है, बोला एक क्लास इंटरवल का बोलेगा, इस क्लास इंटरवल का अपर क्लास लिमिट क्या होगा या लोअर क्लास लिमिट क्या होगा, तो जो छोटा वैल्यू होगा लोअर क्लास लिमिट, जो बड़ा वैल्यू होगा वो होगा अपर क्लास लिमिट। देन मीन, मोड, मीडियम से क्वेश्चन आता ही आता है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला होता है σFi/xi एंड वहीं एज्यूम मीन मेथड के लिए फॉर्मूला होता है a + σFi/di/σFi। di का फॉर्मूला होता है xi - a। ये a क्या होता है, तो जिस चीज़ को हम एज्यूम करते हैं वो होता है a। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मीन, मोड, मीडियन की भी स्पेशल वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। देन अगला है मोड। मोड का फॉर्मूला होता है l क्या है, लोअर लिमिट, f1 के जगह f1 - f0, फिर 2f1 - f0 - f2 × h, ठीक है। अब ये सब f1 क्या है, f2 क्या है, ये सब सारा हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। देन मीडियन के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन आपका आता है, मीन, मोड, मीडियन तीनों निकालने के लिए आता है, तीनों जरूर करना। अब आ जाओ एनसीईआरटी किताब में। एनसीईआरटी किताब में आपको एक्सरसाइज 13.1 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में मिसिंग फ्रीक्वेंसी देख लेना क्वेश्चन होगा, उसको करना। फिर एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 2 और 3 कर लेना। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना, ये भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला होगा। एंड 3 और 4 भी कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका बिलो एबव वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दो अलग क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। एंड एग्जाम्पल नंबर 8 कर लेना, वो भी आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इतने कर लिए ना, तो मीन, मोड, मीडियन से आपका नंबर ईजिली आ जाएगा। देन अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी से आपको पता है 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 12 फेस कार्ड होता है, आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, जिसमें से 4 किंग का होता है, 4 क्वीन का होता है, 4 जैक का होता है, तो 4 3 टोटल 12 हो गए फेस कार्ड। रेड कार्ड इसमें से 52 में से 26 होता है और ब्लैक 26 होता है। इसमें से हार्ट रेड का 13, डायमंड 13, क्लब 13, स्पेड 13 होता है, इतना पता होगा। डाइस जब हम थ्रोन करते हैं तो 2 बार डाइस थ्रोन तक का क्वेश्चन आता है, इसको देख लेना। क्वाइन जब टॉस करते हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार तक का पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको एनसीईआरटी में अभी दिखा रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। फिर बैग कॉन्टेंट्स वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें बोला जाएगा कि इस कलर का ये बॉल है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो P0 का वैल्यू होता है 1 - PE, ई लिखा हुआ है, PE कर लेना, ठीक है। यहाँ पे PE की जगह, ई की जगह PE कर लेना।
तो पी ई का या तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो पी नॉट ई निकालना होगा, या तो पी नॉट ई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा पी ई निकालना होगा। एंड इससे फिर आपका एमसीक्यू आता है, इसके लिए आपको याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो इसके बीच में हो सकती है। 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, तो बिल्कुल है। इसके बाद अगर पूछ दे कि 2 प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। अब एनसीईआरटी किताब निकालना है एक्सरसाइज 14.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 4, 5 करना है, 9 करना है। 9 वाला जो क्वेश्चन है वो बॉल्स वाला है। 13 वाला जो क्वेश्चन है वो डाइस वाला है। 14 वाला कार्ड वाला है। 23 वाला कॉइन है वाला है। एंड 24 वाला जो क्वेश्चन है वो भी डाइस वाला है। तो अगर आप इतना क्वेश्चन कर लिए ना तो आपको 80 में 80 लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।